बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद के अंदर आज तौहीन अदालत की कार्रवाई लगी हुई थी और तौहीन अदालत की कार्रवाई किस शख्स के खिलाफ? फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ। अब ये दोनों कौन है, ये किसके नुमाइंदे हैं? अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो आपको नहीं पता प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है, तो अब क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आखिरी समाअत के ऊपर काजी साहब जो है वो मौका दे रहे थे फैसल वावडा को, तो वो दूसरे लफ्जों में यही कह रहे थे, माफी मांग लो हमसे, हम चाहते हैं आप हमसे माफी मांगो। इसका मतलब यही था। अब उन्होंने बिलाखिर माफी मांग ली, साथ ही उन्होंने कुरानी आयात का हवाला भी दे दिया। तो जरा आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो तौहीन अदालत करने वाले हैं, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल, उन दोनों के खिलाफ काजी फाइज ईसा साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी है। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बढ़ाई जाएगी। जबकि जिन चैनल्स के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, टीवी चैनल्स के ऊपर, यानी 34 टीवी चैनल्स हैं, उनको अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए यह कहा है कि आप 34 चैनल जो है वो शो कॉज नोटिस जो तौहीन अदालत का है, आइंदा 2 हफ्तों के अंदर उसका जवाब जमा करवाएं। फिर काजी साहब ने यह फरमाया, रिमार्क्स दिए, मैं तो खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई के ऊपर यकीन नहीं रखता। एक साथी जज ने कमरा अदालत में बात कर दी थी तो इसलिए कार्रवाई शुरू करना पड़ी। वो साथी जज कौन से थे? वो साथी जज जो है वो अतर मिनल्ला साहब थे। अच्छा, उसके बाद अतर मिनल्ला और जो फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन दोनों की माफी कबूल हो गई तो उनको रोस्टम के ऊपर आए और फैसल वावडा को बोलने का भरपूर मौका दिया गया। हालांकि काजी साहब की अदालत में वकील का बोलना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन काजी साहब ने उनको बड़े तहम्मुल से सुना। उन्होंने काजी साहब की खूब खुशामद की और कहा कि आपने हमें बड़े प्रिंसिपल सिखाए हैं जो हमारी जिंदगी में बड़े काम आएंगे, आप हमारे बड़े हैं, ये अदालत हमारी बड़ी है। और फिर उन्होंने भरपूर मौका दिया और उन्होंने अदालत के रोस्टम के ऊपर खड़े होकर एक जज के खिलाफ तकरीर की। ज़ाहिर है अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ थी। तो उनका देखें जी, मुझे ना वो एक जो जज साहब हैं उन्होंने प्रॉक्सी कहा तो मुझे उसकी बड़ी तकलीफ हुई, तो फलां फलां। तो काजी साहब ने कहा कि आप वो पहली बात ना करते, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो दूसरी बात ना होते। हालांकि काजी साहब को कहना चाहिए था, काजी साहब बाकी तो बातें करते हैं ना, कहते आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथी जज के बारे में बात करते हैं। लेकिन काजी साहब ने कल इलेक्शन कमीशन के वकील को नहीं टोका और आज फैसल वावडा को रोका टोका नहीं है। अब ये इंतहाई अजीबो गरीब फैसला है, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है उसको माफी है। और काजी साहब क्या कह रहे हैं? काजी साहब ये कह रहे हैं कि जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से टीवी चैनल्स ने पैसे बनाए हैं, तो एडवर्टीजमेंट की मद में, तो आप उसकी जो है वो तफसीलात जमा कराएं। पहली बात यह है, काजी साहब बाकी तो सब बातें कहते हैं कि जो मैं मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर नहीं चलता, तो पहली बात यह है काजी साहब ने यह मफरूज़ा कैसे कायम कर लिया कि जनाब वो टीवी चैनल्स ने पैसे बनाए हैं। और फिर एक और बात है, काजी साहब जिस तरह से फैसल वावडा की खुशामद सुन रहे थे, मेरे लिए वो भी बड़ा हैरान कुन था। और फिर एक और बात है, काजी साहब उनसे पूछते कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने कहा था करो, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा। वो बार बार मीडिया के ऊपर अपना गुस्सा निकालते रहे। पंजाबी में एक कहावत है, मैं आपको सुना देता हूं। पंजाबी में कहते हैं कि डिग्गा खोते तो कौड़ कबारे थे। मतलब कहते ही है कि आप गिरते जो है वो गधे से हैं, लेकिन गुस्सा आपको कुम्हार के ऊपर आता है। हालांकि कुम्हार का उसमें कोई किरदार ही नहीं है, तो भाई गधे ने आपको गिराया, उसमें कुम्हार का क्या किरदार है? उसी तरह से अब वो फैसल वावडा जो है उनसे जवाब तलबी करते ना। आपको नहीं पता फैसल वावडा किसके तर्जुमान है? आपको नहीं पता फैसल वावडा जब टीवी चैनल्स को कोई हिदायत देता है उसमें बैठे होते हैं किसकी आंखों का तारा है? हमें पता था फैसल वावडा के खिलाफ इस मुल्क में कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर तो ना करें। और फिर फैसल वावडा बाहर निकले, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा किया और ये सारी बातें हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये बात, अगर इसके ऊपर एक तबसरा बड़ा शानदार, एक मोहम्मद उमैर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक शेर लिखा, उन्होंने कहा कि कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। यानी आइंदा हम ये कहा करेंगे कि जो कत्ल करने वाला है उसका कोई जुर्म नहीं है, लेकिन असल जुर्म किसका है? जिसने वो बंदूक बनाई, जिसने वो गोली बनाई। और भाई
कातिल से पूछो ना, बंदूक वाला तो बाद में, बंदूक वाला तो सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। टीवी चैनल्स तो आपको भी लाइव दिखाता है, तो टीवी चैनल्स के ऊपर तो ना जाएं। तो इसके ऊपर मतीउल्लाह जान ने बड़ा शानदार सा तबसरा किया जो मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। उनका चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे सियासतदान फैसल बावडा का बाजार कुछ बिगाड़ नहीं सके तो गुस्सा मीडिया पर निकाल रहे हैं, वकील को दलाइल देने से रोक रहे हैं, उसके दलाइल को मजाक और झूठ करार दे रहे हैं। हैरानगी है कि साथी जजेस को यह भी नहीं मालूम कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने या ना दिखाने के इख्तियार जेरे बहस नहीं है, बल्कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्फाज पर बहस होनी चाहिए। इस पर पैसे कमाने का इल्जाम वैसे ही है जैसे कोई शख्स किसी जज पर अपने फैसलों के इवज पैसे कमाने का इल्जाम लगा दे। सारा वक्त तो चीफ जस्टिस ही बोलते रहे। वकील एडवोकेट सिद्दीकी को एक भी बात पूरी करने नहीं दी गई। चीफ जस्टिस के अदालती तर्ज अमल पर बज़ाहिर उनका मीडिया मुतल्लिक कुछ जाती गुस्सा नजर आता है। और एक बात बड़े दुख और तकलीफ से जो कहनी पड़ रही है वो ये है कि काजी फायज ईसा साहब के दौर में पाकिस्तान के अंदर आज़ाद मीडिया पहले भी नहीं है, लेकिन जितना कोई उसमें कोई बोल सकता है, वो चाहे सोशल मीडिया में किसी भी, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो वाकतन अंडर सीरियस थ्रेट है काजी साहब के होते हुए, और यही उनकी लेगेसी जाएगी। अब वो चाहते ये हैं कि उनके गुण गाए जाएं, कहा जाए कि उन्होंने इस मुल्क में काजी, भाई आपने जो किया, आपके जो टेन्योर में जो हो रहा है काजी साहब, ये कुछ भी नहीं है। जब आप रिटायर होंगे आपको पता चलेगा। अभी तो लोग आप तौहीन अदालत के नोटिस देते हैं ना, जिस तरह आप टीवी चैनल्स को दे रहे हैं, आपको तब पता चलेगा। अब अगली खबर, इमरान खान को कल निकाह इद्दत केस में उनकी जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है वो मुस्तरद हो गई, और उसके बाद चूंकि सबको पता है कि बाकी केसेस में वो जमानत के ऊपर है, तो अब इमरान खान का एक और अहम केस है, और वो केस 190 मिलियन पाउंड केस है जिसको अब अल कादिर ट्रस्ट केस है, जिसमें इमरान खान का जुर्म यूनिवर्सिटी बनाना है। वो एक लतीफ़ा कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की खास बात यह है कि उन्होंने ना अपने बच्चों को पढ़ाया ना कौम के बच्चों को पढ़ाया। उनके बच्चों की बातें बताता हूँ, मैं असेंबली में भी था, पंजाब असेंबली से आ रहा हूँ। तो अब जो नैब है वो भी शिकायत लेकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब के पास, और उनका जी ये जो इमरान खान है ना, इनकी जो ज़मानत जो मनसूख की जाए, जो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी हुई है, तो उसको फैसले को कलअदम करार दिया जाए। तो इमरान खान जो है उनकी ज़मानत कैसे हो गई, अच्छी बात है। उनका जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़मानत मंजूरी का जो फैसला है वो कानून के खिलाफ है, तो आप इसको कलअदम करार दें। तो इस तरह से उन्होंने इसके हवाले से जो एक अपील है वो अपील दायर कर दी है। अब देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर काजी साहब कौन सा जो बेंच है वो बनाते हैं या क्या कुछ करते हैं, कि कौन से उनसे पूछते हैं कि हकायक जो है वो नज़रअंदाज किए जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हुआ। अच्छा, एक बात तो हो गई ये। दूसरे नंबर के ऊपर अब जो नैब है, एक जानिब वो इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मालूम पड़ा है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ भी नैब एक्टिव हो चुका है। और बताया गया है कि जो नैब खैबर पख्तूनख्वा है वो 3 इंक्वायरियाँ इस वक्त कर रहे हैं। आमदन से ज़ायद असासाजात का केस है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, और सरकारी फंड्स में खुद बुर्स से मुतल्लिक 3 इंक्वायरियाँ चल रही हैं। तो बिल्कुल ठीक है जनाब, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आप ये सारा कुछ करेंगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर जब इस किस्म की तकरीरें करेंगे और फिर 9 मई के वाले से जुडिशल कमीशन की भी उनकी हुकूमत मंजूरी देगी, तो नैब क्या पूरा मुल्क, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ चल सकता है। ये तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगाने लगे हैं या उनके खिलाफ तो हम गद्दारी का मुकदमा चलाने वाले हैं, ये भी मुमकिन है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और है। मैंने रात आपको खबर दे रही थी कि उमर अयूब जो है उन्होंने सेक्रेटरी जनरलशिप के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आज तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ है, और पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया गया है, और इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की जो करारदाद है वो पेश की गई है, ज़ाहिर है जो इमरान खान तक जाएगी। अच्छा, एक आते हैं कि आज तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज़ के साथ पंजाब असम्बली में क्या किया। मरीम नवाज, अच्छा, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके तहत जब होता है कोई भी सेशन बजट का, तो उसके अंदर लीडर ऑफ द हाउस आता है। तो मरीम नवाज आज आई, लेकिन उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की, इंतहाई बोरिंग किस्म की। जो साथी उनके वुज़रा थे वो इवन मैंने देखा कि सलमान रफ़ीक उसके ऊपर सर रख के बोर हो रहे थे। फिर जुमे का वक्त भी हो गया, तो मालूम नहीं कि उनको किसने कहा था इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने का। लेकिन आज हैरानकुन तौर पर एक तो मरीम नवाज ने ये माना कि वो टिकटॉक बनाती हैं, तो उन्होंने कहा देखें, ये कहते हैं जी मैं टिकटॉकर वज़ीर आला हूं, तो टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, तब टिकटॉक जाके बनता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज सूरत हाल, एक तो जो अपोजिशन है उसने भरपूर एहतजाज किया, जिसके अंदर हमने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं वो मौजूद थे, राना आफ्ताब मौजूद थे, शेख आफ्ताब, शेख इम्तियाज़, ये सब लोगों ने बड़े आवाज़ें, त्याब सिंधु को मैंने देखा, तो वो तो था ही था। लेकिन आज जब मरीम नवाज तकरीर कर रही थी तो मरीम नवाज की मौजूदगी में
तहरीक इंसाफ जो है मरियम के पापा चोर हैं कि शदीद नारे लगा रही थी। और फिर इस दौरान एक और भी मामला हो गया, और वो अज़मा कारदार जो तहरीक इंसाफ से मुस्लिम लीग नून में आई हुई हैं और हिना भट्ट जो हैं उनके दरमियान मरीम नवाज़ की पिछली सीट के ऊपर बैठने का मामला था। तो हुआ ये कि एहतजाज हुआ तो उज़मा बुखारी उठी तो ये उनकी जगह पे आ गई, फिर हिना भट्ट ने इनको उठाया, उनकी जगह पे बैठी, फिर उज़मा कारदार पीछे खड़ी रही कि किसी तरीके से वो जो सीट है मुझे मिल जाए। तो वो भी सोशल मीडिया के ऊपर ये तो हाल है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।